हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 मानव जनन। हम जानते हैं मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन के लिए जो पॉइंट हमें पढ़ने होते हैं उसमें पहला पॉइंट मानव के प्रजनन तंत्र हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट युग्मक जनन, स्त्रियों में अंडजनन, पुरुषों में शुक्रजनन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा पॉइंट आज स्टार्ट करते हैं बच्चों मानव में लैंगिक जनन का, वो है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? निषेचन लैंगिक जनन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। निषेचन निषेचन एकमात्र ऐसी घटना है जो लैंगिक जनन में जिसका होना अति आवश्यक है। बाकी घटनाएं तो अलैंगिक जनन में भी हो सकती हैं, बट निषेचन ऐसी घटना है जिसका लैंगिक जनन में होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसके बिना लैंगिक जनन संपन्न नहीं हो सकता। तो क्या होता है निषेचन बच्चों? पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा कि प्राथमिक जननांग होती हैं नर के वृषण, मादा के अंडाशय। तो जब मनुष्य में किशोरावस्था प्रारंभ होती है तो वृषण शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं और अंडाशय अंडाणु का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। तो ये युग्मक होते हैं, गैमीट्स होते हैं ये, जो वास्तव में लैंगिक जनन के एक इकाई के रूप में काम करते हैं। नर और मादा जनक से जो युग्मक बनते हैं उनका जुड़ना ही निषेचन है बच्चों। तो निषेचन की जो मुख्य परिभाषा है वो क्या है कि नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु, इन दोनों के जुड़ने की प्रक्रिया को ही बच्चों निषेचन कहेंगे हम। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का जुड़ना, संलयन, फ्यूजन, इसी प्रक्रिया का नाम हम दे सकते हैं निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है जिसको हम नाम देते हैं युग्मनज, जाइगोट। और इसी युग्मनज से बच्चों गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का परिवर्धन होता है। इसी युग्मनज से भ्रूण बनेगा। तो वास्तव में क्या हुआ निषेचन? नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के जुड़ने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, जिसके फलस्वरूप एक कोशिका बनती है युग्मनज, जाइगोट, जो बनने वाले भ्रूण की प्रथम कोशिका होती है और इसी से भविष्य में भ्रूण का निर्माण होता है। अब बात यह आती है कि 2n द्विगुणित से क्या मतलब है। यहाँ पर जो 2n संख्या मैंने लिखी है, इस 2n संख्या को हम शब्दों में कह सकते हैं द्विगुणित। तो क्या होती है द्विगुणित अवस्था? बच्चों, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या हम सब जानते हैं 46 होती है। युग्मकों को छोड़कर, गैमीट्स को छोड़कर हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसे हम द्विगुणित अवस्था के बराबर मानते हैं। 2n द्विगुणित अवस्था, डिप्लॉयड स्टेज, अर्थात हमारी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं। एक सेट उसको अपने नरजनक से मिलता है और दूसरा सेट उसको अपने मादा जनक से मिलता है। तो 2 जनकों से प्राप्त सेट है, इसलिए इसको अपन 2n द्विगुणित के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। लेकिन जब ये कोशिका वाला जनक लैंगिक जनन के लिए युग्मक बनाता है तो बच्चों युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है, मियोसिस डिवीजन से होता है।
इस कारण से युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या n आदि रह जाती है। n अवस्था को हम बोलते हैं अगुणित हैप्लॉइड। तो बच्चों इन जनकों के शरीर में जो शुक्राणु बनता है, ये जो अंडाणु बनता है, इन दोनों की अगर अपन गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो ये दोनों n गुणसूत्रों वाले होते हैं। शुक्राणु भी n गुणसूत्र वाली अगुणित कोशिका है, अंडाणु भी n गुणसूत्र वाली अगुणित कोशिका है। तो ये दोनों अगुणित कोशिकाएं जब निषेचन के फलस्वरूप जुड़ती हैं तो द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिसको हमने नाम दिया युग्मनज जाइगोट। और ये भ्रूण की प्रथम कोशिका है जिससे भ्रूण बनेगा। तो ये बच्चों प्रक्रिया निषेचन है कि नर और मादा युग्मकों के जुड़ने की प्रक्रिया निषेचन है। और निषेचन के फलस्वरूप जिस द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है उस द्विगुणित कोशिका को हम युग्मनज जाइगोट नाम देते हैं और इसी जाइगोट से भ्रूण बनेगा। बच्चों निषेचन को एक अलग से हम नाम दे सकते हैं। निषेचन को हम युग्मक संलयन, इंग्लिश में हम कहेंगे सिनगेमी भी कह सकते हैं। निषेचन को एक अलग से हम नाम दे सकते हैं बच्चों युग्मक संलयन सिनगेमी, अर्थात युग्मकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। युग्मकों का संलयन सिनगेमी है। सिनगेमी में दो प्रकार के घटक, दो प्रकार के इवेंट शामिल हो कर सकते हैं हम लोग। एक तो हम कहेंगे बच्चों कोशिका द्रव्य संलयन, और दूसरा हम कहेंगे केंद्रक द्रव्य संलयन। निषेचन में हम ये दो चीज़ें शामिल कर सकते हैं कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ते हैं तो दोनों युग्मकों के कोशिका द्रव्य का भी संलयन होता है, जुड़ाव होता है, और दोनों के केंद्रकों का भी संलयन होता है। इंग्लिश में हम इनको नाम दे सकते हैं कोशिका द्रव्य संलयन मतलब प्लाज्मोगेमी, और केंद्रक द्रव्य संलयन मतलब कैरियोगेमी। तो इस प्रकार से हम निषेचन को एक नया नाम दे सकते हैं युग्मक संलयन सिनगैमी। सिनगैमी मतलब प्लाज्मोगेमी प्लस कैरियोगेमी। तो ये बच्चों निषेचन की डेफिनेशन है, परिभाषा है। हम निषेचन प्रक्रिया पढ़ेंगे, पर उससे पहले निषेचन के प्रकार पढ़ते हैं निषेचन स्थल के आधार पर, कि आखिर निषेचन की घटना हमारे शरीर में कहाँ होती है, या शरीर के अंदर होती है, बाहर होती है। इस आधार पर बच्चों निषेचन दो प्रकार का होगा। तो निषेचन फर्टिलाइजेशन, बच्चों निषेचन स्थल के आधार पर कि निषेचन की घटना कहाँ होती है, स्थल के आधार पर दो प्रकार का होता है, जिसको हम शब्दों में नाम दे सकते हैं। एक तो हम कहेंगे बच्चों बाह्य निषेचन, और दूसरा हम कहेंगे आंतरिक निषेचन। दो प्रकार का है निषेचन स्थल के आधार पर। एक तो बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा होगा बच्चों आंतरिक निषेचन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दो प्रकार का होता है निषेचन स्थल के आधार पर, आंतरिक और बाह्य। बहुत सिंपल चीज़ है, जैसा कि नाम में स्पष्ट है, बाह्य निषेचन, निषेचन शरीर के बाहर होगा। यदि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का जुड़ना, मिलना अगर स्त्री शरीर के बाहर होता है तो हम उसे कहेंगे बाह्य निषेचन। सिंपल डेफिनेशन है। तो बाह्य निषेचन का मतलब क्या होगा बच्चों? युग्मकों का संलयन। कौन से युग्मकों का? शुक्राणु और अंडाणु का।
युग्मकों का संलयन मादा शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर अगर होता है, युग्मकों का संलयन स्त्री शरीर के मादा शरीर के बाहर होता है, तो इसको हम कहेंगे बाह्य निषेचन। और बाहर कहाँ होता है बच्चों? ये होता है अधिकांशतः जल में। बाह्य निषेचन की घटना अधिकांशतः कहाँ होती है? जल में। तो दो ही जगह हैं बच्चों निषेचन की, या तो निषेचन की क्रिया जल में होती है या फिर मादा शरीर के भीतर होती है। तो अगर मादा शरीर के भीतर निषेचन है तो हम आंतरिक कहेंगे, अभी पढ़ेंगे इसको। और अगर मादा शरीर के बाहर निषेचन होता है तो इसको हम कहेंगे बाह्य निषेचन। जो अधिकांशतः कहाँ संपन्न होता है बाह्य निषेचन बच्चों? ये अधिकांशतः होता है जल में। अब बात ये आती है कि बच्चों किन जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है। ये एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। तो जंतु जगत में जितने भी जंतुओं को हम शामिल करते हैं जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, वो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो बाह्य निषेचन का पहला एग्जाम्पल आता है बच्चों अधिकांश नॉन कॉर्डेट। अधिकांश जो नॉन कॉर्डेट्स जंतु हैं बच्चों, उन सब में बाह्य निषेचन होता है अगर उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है तो। इसके अलावा बच्चों एक समूह आता है प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स, इन जंतुओं में भी बाह्य निषेचन होता है। ये क्या होते हैं वर्गीकरण में हम लोग पढ़ते हैं इन चीज़ों को। अब हम बात करते हैं कॉर्डेट्स की। कॉर्डेटा जो संघ है, कॉर्डेटा संघ में मुख्य रूप से 5 वर्ग हैं, जिसमें पहला पिसीज जिसको महावर्ग नाम देते हैं, मछली वर्ग। इसके बाद उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, ऐसे 5 वर्ग हैं। तो उसमें से जो पहला महावर्ग है पिसीज, उसमें 2 वर्ग शामिल करते हैं कंकाल के आधार पर। एक तो अस्थिल मछलियाँ और एक उपास्थि मछलियाँ। अस्थिल मछलियाँ वे होती हैं जिनका अंदर का कंकाल अस्थियों बोन से बना होता है, और उपास्थि मछलियाँ वे होती हैं जिनका अंदर का कंकाल उपास्थि कार्टिलेज से बना होता है। तो इसमें कौन सी शामिल हैं? तो बच्चों बाह्य निषेचन में शामिल हैं अस्थिल मछलियाँ। अस्थिल मछलियाँ ऐसी मछलियाँ जिनका अंतः कंकाल उपास्थि से बना होता है। ऐसी मछलियाँ जिनका अंतः कंकाल अस्थि से बना होता है, उनमें बाह्य निषेचन होता है। इसके बाद बच्चों एग्जाम्पल आता है उभयचर। मेंढक जिस वर्ग में शामिल है उभयचर, उसके जंतु भी बाह्य निषेचन ही करते हैं। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वो है केंचुआ, अर्थवर्म। केंचुआ अर्थवर्म हम पढ़ते हैं एनेलिडा संघ का सदस्य है। एनेलिडा संघ का सदस्य होता है बच्चों केंचुआ। और वैसे तो नॉन कॉर्डेट है केंचुआ, अधिकांश नॉन कॉर्डेट में बाह्य निषेचन होता है जल में, लेकिन बच्चों ज़्यादातर नॉन कॉर्डेट होते भी जलीय ही हैं। तो वास्तव में जो बाह्य निषेचन जल में होता है तो वो जंतु भी बच्चों जल में ही पाए जाते हैं। केंचुआ एकमात्र स्थलीय प्राणी है जिसमें बाह्य निषेचन होता है, अदरवाइज बाकी स्थलीय प्राणियों में सदैव आंतरिक निषेचन होता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है केंचुआ अर्थवर्म। ये बच्चों एकमात्र स्थलीय प्राणी, ये है एकमात्र स्थलीय प्राणी जिसमें बाह्य निषेचन होता है, जिसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। ये एकमात्र स्थलीय प्राणी है केंचुआ। और केंचुए में होता कहाँ है? बाहर, जल में तो होता नहीं, तो फिर कहाँ होगा? इसमें होता है बच्चों कोकून में। बच्चों केंचुआ एक संरचना बनाता है जिसका नाम है कोकून।
ये हम लोग केंचुआ पढ़ते हैं तब थोड़ा सा पढ़ पाते हैं, बाकी अब सिलेबस में नहीं है, नीट के सिलेबस में केंचुआ, इसलिए केंचुए को जनरली हम पढ़ते नहीं हैं। बाकी एनालिडा संघ में हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत इसको, कि केंचुआ लगभग 100 से 120 खंडों में विभक्त रहता है केंचुए का शरीर, और केंचुए के 14वें, 15वें और 16वें खंड में एक ग्रंथि पाई जाती है क्लाइटेलम। वो ग्रंथि बच्चों एक तरल पदार्थ को स्त्रवित करके एक पाउच बैग बनाती है, ऐसे जैसे मैंने मार्कर के ऊपर अपना हथेली से एक स्ट्रक्चर बना दी है, ऐसा एक पाउच बनाती है केंचुए के बाहर वो ग्रंथि। उस पाउच को बोलते हैं कोकून। उस कोकून के अंदर शुक्राणु और अंडाणु डाल दिए जाते हैं और उसी कोकून के अंदर निषेचन होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो केंचुए में वैसे तो बाह्य निषेचन होता है बच्चों, लेकिन बाह्य निषेचन कहाँ होता है? कोकून में। इसके अलावा जितने भी जंतु हैं जिनमें बाह्य निषेचन होता है वो अधिकांशतः कहाँ होता है? जल में। तो ये बच्चों बाह्य निषेचन। दूसरा अपन पॉइंट पढ़ते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन सिंपल बात है, यदि निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तो इसको हम बोलेंगे आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन में बच्चों निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, और मादा शरीर के अंदर भी कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। अधिकांशतः कहाँ होगा? फैलोपियन नलिका में। तो निषेचन की प्रक्रिया स्त्री शरीर के भीतर फैलोपियन नलिका में होती है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, कौन कौन से जंतुओं में होता है आंतरिक निषेचन। तो बच्चों मोस्ट ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स और कॉर्डेट के ये जंतु, इनमें तो बाह्य हो गया। अब शेष कौन से बच गए? तो बच्चों पिसीज वर्ग में तो बच गई उपास्थील मछलियां। उपास्थील मछलियां ऐसी मछलियां जिनका अंतःकंकाल उपास्थि से बना होता है, उनको बोलते हैं हम लोग उपास्थील मछलियां। तो उन उपास्थील मछलियों में आंतरिक निषेचन होता है। बाकी अस्थिल मछलियों में बाह्य होता है, हमने पढ़ लिया। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल बचता है सरीसृप वर्ग के जंतु, क्योंकि उभयचर तो इसमें इंक्लूड कर लिया हमने। उभयचर के बाद कौन से कॉर्डेट्स आते हैं? सरीसृप, रेप्टाइल्स। तो सरीसृप वर्ग के जंतु जैसे मगरमच्छ है, घड़ियाल है, डायनासोर्स हैं, छिपकली है, सर्प हैं, उन सब में आंतरिक निषेचन होता है। इसके अलावा बच्चों है एवीज, पक्षी, पक्षी वर्ग को हम बोलते हैं एवीज, इनमें भी आंतरिक निषेचन होता है। इसके अलावा एग्जाम्पल आता है स्तनधारी मैमल्स, जिसमें हपसम जंतु, मनुष्य है, बंदर है, गाय भैंस, भेड़ बकरी, कुत्ते बिल्ली, चूहा, ये सब स्तनधारी वर्ग के सदस्य हैं। तो इन जंतुओं में भी आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आंतरिक निषेचन में, वो है बच्चों कीट, इंसेक्ट। कीट, इंसेक्ट। वैसे तो कीट नॉन कॉर्डेट जंतु है, बट फिर भी बच्चों इसमें आंतरिक निषेचन होता है। तो ये वो जंतु हैं जिनमें आंतरिक निषेचन। एक क्वेश्चन बच्चों यहां से नीट में पूछा जा सकता है, नीट एग्जाम्स में, कि कौन कौन से जंतु जिनमें बाह्य निषेचन है या कौन से जिनमें आंतरिक है। या फिर जंतुओं के नाम के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन जंतुओं में निषेचन स्थल क्या है, परिवर्धन स्थल क्या है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से बनता है निषेचन में। तो बच्चों अब तक हमने निषेचन में सिर्फ दो चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज निषेचन क्या है? नर और मादा युग्मकों के जुड़ने की प्रक्रिया निषेचन है। और दूसरा पॉइंट कि निषेचन आखिर होता कहाँ है? निषेचन अगर स्त्री शरीर के भीतर होता है, मादा शरीर के अंदर होता है, तो हम बोलेंगे आंतरिक निषेचन। इन जंतुओं में ऐसा होगा। और यदि निषेचन की क्रिया मादा शरीर से बाहर होती है, अधिकांशतः जल में, तो हम बोलेंगे बाह्य निषेचन। और इन जंतुओं में होता है बाह्य निषेचन। इसके बाद बच्चों हम डिटेल से पढ़ेंगे मानव में निषेचन की प्रक्रिया। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मानव में निषेचन।
तो अपनी हेडिंग है बच्चों इंपॉर्टेंट, मानव में निषेचन। अभी तक हमने केवल निषेचन का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अब हम मानव में निषेचन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों मानव में निषेचन कहाँ होता है? अभी हमने पढ़ा मानव में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। मानव में निषेचन कौन सा होता है बच्चों? आंतरिक निषेचन, अर्थात निषेचन स्त्री शरीर के भीतर होता है। और आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? अभी हमने बात करी, निषेचन जो है फैलोपियन नलिका में होता है। मानव में निषेचन स्थल क्या होगा? ये होगा फैलोपियन नलिका। जिसको सामान्यतः हम अंडवाहिनी भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। चूंकि ओविडक्ट में निषेचन होता है इसलिए इसको निषेचन नलिका भी कह सकते हैं। तो कई नाम हैं, फैलोपियन नलिका, निषेचन नलिका, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, ऐसे कई नाम होते हैं बच्चों इसके। अब फैलोपियन नलिका के 3 भाग हमने पढ़े, आपको अगर याद हो तो प्रजनन तंत्र की संरचना। एक भाग तो इसमें कीपक, इन्फंडिबुलम, कीप के समान चौड़ा भाग जो अंडाशय के समीप रहता है। दूसरा भाग एम्पुला, मध्य चौड़ा भाग, और तीसरा सकरा भाग होता है स्थमस। ऐसे 3 भाग हमने पढ़े होंगे फैलोपियन नलिका के। तो बच्चों इन तीनों भागों में मेनली कहां पर होता है निषेचन? निषेचन मेनली एम्पुला भाग में होता है। वैसे तो क्वेश्चन यहां से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव में निषेचन कहां होता है, तो इसका आंसर फैलोपियन नलिका ही जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन होते हैं फैलोपियन नलिका, यूट्रस, वेजाइना, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो पर्टिकुलर कौन से अंग में होता है? फैलोपियन नलिका में। और फैलोपियन नलिका के भी कौन से भाग में? एम्पुला में। बच्चों अगर निषेचन की घटना संपन्न करनी हो तो फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में एक साथ दोनों युग्मकों का पहुंचना आवश्यक होता है। हमने चित्र बना रखा है स्त्री प्रजनन तंत्र में, जैसे ये गर्भाशय का चित्र, इस प्रकार से ये फैलोपियन नलिका का डायग्राम है। यहां पर वेजाइना, योनि, और ये ओवरी। बच्चों हम सब जानते हैं कि ओवरी, ये ओवरी अंडाशय होता है। इस अंडाशय से अंडाणु रिलीज होता है। इस अंडाणु को फैलोपियन नलिका का ये कीपवक वाला भाग रिसीव कर लेता है और इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया पाए जाते हैं। हम जानते हैं फैलोपियन नलिका अंदर से सीलिएटेड होती है, इस पर सीलिया पाए जाते हैं ऐसे। तो ये सीलिया क्या करते हैं बच्चों? इस अंडाणु को गर्भाशय की ओर धकेलते हैं। ये जो सीलिया होते हैं ये इस अंडाणु को गर्भाशय की ओर इस दिशा में धकेलते हैं। तो ये तो अंडाणु का मार्ग होता है। ये यहां पर वेजाइना है, जो स्त्री प्रजनन तंत्र में हमने बात करी थी, वेजाइना योनि। मैथुन क्रिया के फलस्वरूप नर जंतु इस वेजाइना में शुक्राणुओं को मुक्त करता है। तो बच्चों यहाँ पर लाखों की संख्या में शुक्राणु रिलीज कर दिए जाते हैं। ये शुक्राणु गर्भाशय से होकर गर्भाशय गुहा में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार से ये शुक्राणु गति करके स्थमस वाले भाग से होकर फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाते हैं। इस मार्ग से होकर गति करते हैं। तो बच्चों ये शुक्राणु है और यहाँ पर ये अंडाणु है। तो वेजाइना, गर्भाशय, स्थमस, फिर एम्पुला भाग, इस दिशा में तो शुक्राणु गति करता है। अंडाशय से निकलता है अंडाणु जो कीपक और एम्पुला की तरफ गति करता है। तो दोनों युग्मक एक दूसरे की तरफ गति करते हैं बच्चों। और जब दोनों युग्मक एक साथ
इस एम्पुला वाले भाग में पहुंच जाते हैं। इस वाले भाग को बच्चों हम नाम देते हैं एम्पुला। ये फैलोपियन नलिका का भाग है एम्पुला। तो जब दोनों युग्मक एक साथ एम्पुला वाले भाग में पहुंच जाते हैं तो फिर युग्मक जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं, अर्थात निषेचन प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। तो बच्चों निषेचन के लिए ये आवश्यक है कि अंडाणु इस प्रकार से गति करे और शुक्राणु इस प्रकार से गति करे। जब दोनों युग्मक एक साथ एक ही समय पर एम्पुला में पहुंचेंगे तभी निषेचन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही कारण है बच्चों कि मानव में सभी संभोग क्रियाएं सगर्भता में नहीं बदल पाती हैं। एक शब्द मैं बोल रहा हूं, सगर्भता, प्रेगनेंसी। सगर्भता गर्भावस्था का ही दूसरा नाम है, प्रेगनेंसी का ही दूसरा नाम है। तो मानव में जब जब मैथुन क्रिया होती है तब तब गर्भधारण नहीं हो सकता, क्योंकि गर्भधारण के लिए जरूरी है कि शुक्राणु और अंडाणु एक साथ एम्पुला में पहुंचे। तो हर बार मैथुन के फलस्वरूप शुक्राणु तो उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन अंडाणु उपस्थित नहीं हो सकता। हम जानते हैं बच्चों कि मानव में अंडजनन एक चक्रीय प्रक्रिया है और आर्तव चक्र के लगभग 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। तो आर्तव चक्र के 14वें दिन ही बच्चों अंडाणु निकलकर इस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अगर उसी समय शुक्राणु आ गए तब तो निषेचन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि मानव में सभी संभोग क्रियाएं निषेचन और सगर्भता का रूप नहीं ले सकती हैं, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि दोनों युग्मक शुक्राणु अंडाणु एक साथ एक ही समय पर एम्पुला भाग में पहुंचें। तो ये बच्चों मानव में निषेचन स्थल फैलोपियन नलिका। बच्चों निषेचन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जितना आसानी से हम इसको समझ सकते हैं उतना आसान होता नहीं है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसको समझने के लिए हम 5 स्टेप्स में इस प्रक्रिया को डिवाइड करते हैं। तो बच्चों निषेचन प्रक्रिया जटिल है और इसको हम 5 चरणों में बांटकर पढ़ेंगे। तो निषेचन के चरण, स्टेप्स, जो कि 5 हैं। निषेचन की प्रक्रिया को हम 5 चरणों में बांटकर पढ़ेंगे बच्चों। जो पहला चरण है वो है युग्मकों का सन्निकटन। युग्मकों का सन्निकटन अर्थात नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु का एक दूसरे के समीप आना सन्निकटन कहलाता है। दूसरा चरण होता है बच्चों शुक्राणुओं का क्षमतायन। योग्यतार्जन भी कह सकते हैं, क्षमतायन भी कह सकते हैं। तीसरा चरण होता है शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, जिसको अंड भेदन भी कहेंगे हम। वास्तव में इसकी जो सही टर्म है वो है अंड भेदन, क्योंकि इस चरण में तो प्रवेश प्रारंभ होगा और प्रवेश प्रारंभ होता है, इसलिए इसको पूरा प्रवेश ना मानकर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, अंड भेदन कह सकते हैं इसको। नंबर 4 होता है बच्चों अंडाणु का सक्रियण और लास्ट में नंबर 5 होगा उभय मिश्रण। उभय मिश्रण, एम्फीमिक्सिस। तो इस प्रकार से बच्चों मानव में जो निषेचन प्रक्रिया होती है उस निषेचन प्रक्रिया को हम 5 चरणों में बांटकर पढ़ते हैं। और वो 5 चरण कौन कौन से हैं बच्चों? जैसा कि मैंने अभी बोर्ड पर लिखा है, युग्मकों का सन्निकटन, शुक्राणुओं का क्षमतायन,
शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश या अंडभेदन भी कह सकते हैं इसको, अंडाणु का सक्रियण और लास्ट में उभय मिश्रण। तो ये बच्चों 5 स्टेप हैं, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम युग्मकों का सन्निकटन। ये पहली स्टेप हम लेते हैं बच्चों, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स। अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स, ये पहला स्टेप है निषेचन में। युग्मकों का सन्निकटन या हम कहेंगे अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स। बच्चों क्या होता है सन्निकटन? निकट शब्द हिंदी का बहुत ही सामान्य शब्द है, मतलब पास आना। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है युग्मकों का एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ना, यह है सन्निकटन। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या होगी सन्निकटन की बच्चों? नर एवं मादा युग्मकों का एक दूसरे के समीप आना। नर एवं मादा युग्मकों का एक दूसरे के समीप आना सन्निकटन कहलाता है। कैसे समीप आते हैं? शुक्राणु वेजाइना से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं, गर्भाशय से फैलोपियन नलिका में जाते हैं, अंडाणु अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाता है और एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम बताया था। तो युग्मकों का एक दूसरे के समीप आना ही क्या कहलाता है बच्चों? सन्निकटन, अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। और जैसे जैसे सन्निकटन बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों निषेचन की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। ये जो अप्रोक्सीमेशन जो स्टेप है, सन्निकटन जो चरण है, जैसे जैसे युग्मकों का सन्निकटन बढ़ता है वैसे वैसे निषेचन की संभावना भी बढ़ती जाती है। तो बच्चों सन्निकटन बढ़ाने के लिए युग्मकों में सन्निकटन बढ़ाने हेतु कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं कि सन्निकटन बढ़े, निषेचन हो। इसके लिए प्राणियों में कुछ अनुकूलन होते हैं। जैसे पहला अनुकूलन ये होता है कि शुक्राणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। शुक्राणुओं की संख्या अत्यधिक होना। शुक्राणुओं की संख्या अत्यधिक होना, शुक्राणु बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, जिससे वह सन्निकटन बढ़ाने की संभावना जो है बढ़ जाती है कि कोई ना कोई एक शुक्राणु तो अंडाणु तक पहुंच ही जाएगा। दूसरा, अंडाणु का आकार कह सकते हैं या हम परिमाप कह सकते हैं अधिक होना। जो अंडाणु होता है मादा युग्मक, उसका आकार परिमाप बड़ा होता है ताकि फैलोपियन नलिका में शुक्राणु के अंडाणु से टकराने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों निषेचन तो जस्ट एक चांस फैक्टर है, बाई चांस होगा। अगर कोई शुक्राणु अंडाणु से टकराएगा तो निषेचन शुरू होगा और अगर नहीं टकराया तो निषेचन नहीं होगा बच्चों। तो अंडाणु का आकार इतना बड़ा होता है ताकि उसके पास से गुजरने वाला शुक्राणु से आसानी से टकरा जाए ताकि निषेचन शुरू हो सके। तो ये दूसरा अनुकूलन होता है बच्चों। तीसरा जो अनुकूलन है निषेचन की संभावना बढ़ाने वाला, वो है आंतरिक निषेचन का पाया जाना। आंतरिक निषेचन का पाया जाना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का पाया जाना। जिन जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है उनमें बच्चों सन्निकटन की संभावना बाह्य निषेचन वाले जंतुओं की तुलना में ज़्यादा होती है। और एक चौथा अनुकूलन मैं और बता देता हूँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी है वैसे तो, फिर भी मैं बता देता हूँ।
बच्चों मैथुन क्रिया के दौरान जो जनन द्रव्य मादा की वेजाइना में रिलीज किया जाता है उसको बोलते हैं वीर्य, सीमन। वीर्य सीमन कहते हैं बच्चों। तो इस वीर्य में शुक्राणु तो होते ही हैं, लेकिन शुक्राणु के साथ साथ एक विशेष रसायन होता है बच्चों जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो वीर्य में प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायन उपस्थित रहता है। जो सीमन होता है, जो वीर्य होता है बच्चों, उसमें कौन सा रसायन होता है? उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक रसायन होता है जो क्या करता है, ये मादा प्रजनन तंत्र में संकुंचन, ऐसे संकुंचन प्रेरित करता है। योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, उसमें ऐसे संकुंचन प्रेरित करता है ताकि शुक्राणु को आसानी से खींच लिया जाए। जो शुक्राणु वेजाइना में रिलीज हुए हैं वो शुक्राणु आसानी से गर्भाशय में प्रवेश कर जाएं, इसमें मदद करता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो वीर्य में पाया जाता है। तो बच्चों निषेचन जो प्रक्रिया है उसका पहला चरण हम डिस्कस कर रहे हैं, युग्मकों का सन्निकटन। नर और मादा युग्मकों का एक दूसरे के समीप आना सन्निकटन होता है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स। और सन्निकटन बढ़ने से निषेचन की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। और सन्निकटन बढ़ाने के लिए कुछ अनुकूलन जंतुओं में पाए जाते हैं। ये 4 अनुकूलन हमने पढ़े हैं। इसके बाद बच्चों इस स्टेप में हम एक महत्वपूर्ण घटना पढ़ते हैं और वो है निषेचन, एक जाति विशिष्ट क्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है बच्चों निषेचन की, कि निषेचन जाति विशिष्ट होता है। जाति विशिष्ट का मतलब ये है कि एक जाति का अंडाणु उसी जाति के शुक्राणु से निषेचित हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि निषेचन एक जाति विशिष्ट घटना है। निषेचन एक जाति विशिष्ट घटना है। क्या मतलब है जाति विशिष्ट का? अर्थात एक जाति का शुक्राणु उसी जाति के अंडाणु को निषेचित कर सकता है। अर्थात निषेचन केवल सजातीय युग्मकों में ही हो सकता है, अलग अलग जाति के युग्मकों में नहीं। आखिर कौन इस बात को सुनिश्चित करता है कि एक ही जाति के युग्मकों में निषेचन हो, दूसरों में नहीं? इसके लिए 2 रसायन जिम्मेदार हैं बच्चों। रसायन कौन कौन से हैं? एक रसायन तो है फर्टिलाइजन। एक रसायन तो कौन सा है बच्चों? फर्टिलाइजन। और दूसरा रसायन होता है एंटी फर्टिलाइजन। ये 2 रसायन होते हैं बच्चों। फर्टिलाइजन क्या है? ये तो है बच्चों एक ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जो पाया जाता है अंडाणु की सतह पर। अंडाणु की सतह पर उपस्थित। कौन? फर्टिलाइजन। ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का एक प्रोडक्ट है, पदार्थ है जो अंडाणु की सतह पर होता है। और एंटी फर्टिलाइजन क्या है बच्चों? ये एक अम्लीय प्रोटीन है, एसिड प्रोटीन, और ये पाई जाती है शुक्राणु की सतह पर। इसकी क्या पोजीशन होती है? ये उपस्थित रहती है शुक्राणु की सतह पर उपस्थित। तो ये 2 रसायन होते हैं बच्चों, फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन। बच्चों फर्टिलाइजन जो है ये काम करता है लोक, ताले के समान। और जो एंटी फर्टिलाइजन शुक्राणु की सतह पर होता है ये काम करता है की चाबी के समान। कुल मिलाकर बच्चों ये दोनों चीजें जो है ताला चाबी सिद्धांत पर काम करती हैं। फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन किस सिद्धांत पर काम करते हैं बच्चों? ये ताला चाबी सिद्धांत पर काम करती हैं। क्या है ताला चाबी सिद्धांत? कि जिस प्रकार
एक विशेष ताला अपनी विशेष चाबी से ही खुलेगा, दूसरी से नहीं। हम नियमों की बात करते हैं बच्चा, चोर उच्चकों की बात नहीं कर रहे। चोर उच्चके तो ताले को किसी से भी खोल सकते हैं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नियमों की, कि जिस प्रकार एक विशेष ताला विशेष चाबी से ही खुलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों चाबी पर जैसे उभार होते हैं की पर, वैसे ताले के अंदर खांच होती हैं। तो ताले के खांच और चाबी के उभार एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं, और जैसे ही फिट होंगे तो ताला खुल जाएगा। ऐसा ही होता है युग्मकों पर। मादा युग्मक की सतह पर फर्टिलाइजन है, ताले के समान काम करने वाला पदार्थ, और शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजन है, चाबी के समान काम करने वाला पदार्थ। तो जब एक जाति का शुक्राणु उसी जाति के अंडाणु के पास आएगा तो यह प्रक्रिया होगी, ताला चाबी सिद्धांत फॉलो होगा। अर्थात शुक्राणु का एंटी फर्टिलाइजन अंडाणु के फर्टिलाइजन से क्रिया करेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हुए तो बच्चों निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अगर नहीं हुए तो नहीं होगी। सिंपली जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी ताले में हम दूसरी चाबी को प्रवेशित करा दें तो ताला नहीं खुलेगा, वैसा ही युग्मकों में होता है निषेचन के समय, कि अगर फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन अलग अलग जाति के हुए तो निषेचन नहीं होगा। निषेचन के लिए जरूरी है कि फर्टिलाइजन जिस जाति का है उसी जाति का एंटी फर्टिलाइजन हो। मतलब जिस अंडाणु पर फर्टिलाइजन जैसा है उसी जाति का शुक्राणु पर एंटी फर्टिलाइजन होना चाहिए। अगर ये दोनों एक ही जाति के हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि निषेचन एक जाति विशिष्ट क्रिया है, और इसकी जाति विशिष्टता का गुण कौन प्रदान करता है? फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक था युग्मकों के सन्निकटन में कि निषेचन एक जाति विशिष्ट क्रिया है। इसके बाद बच्चों जो आपको नोट्स दिए गए हैं संस्था की तरफ से, उन नोट्स में एक और विशेष पॉइंट लिखा हुआ है। हालांकि वो एनसीईआरटी से तो बाहर है, एनसीईआरटी में तो ये चीज़ भी नहीं है बच्चों, पर आपको याद रखनी है। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं कभी कभी, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा मैं एक स्टेटमेंट और बोल रहा हूँ, जो आपको नोट्स जो आपको दिए गए हैं उन नोट्स में मैंने लिखवा रखा है। वो ये है कि एक वैज्ञानिक है बच्चों, वाशरमैन और सेलिंग। वाशरमैन और सेलिंग दो वैज्ञानिक हैं। उन्होंने ये बताया कि जो अंडाणु है उसके बाहर एक आवरण है जोना पेलिशिडा। उस जोना पेलिशिडा के ZP3 क्षेत्र में, जोना पेलिशिडा के ZP3 क्षेत्र में एक विशेष गैलेक्टोज शर्करा जुड़ी रहती है, और वो गैलेक्टोज शर्करा क्या करती है? अपनी ही जाति के शुक्राणु की सतह पर उपस्थित बाइंडीन प्रोटीन को पहचानती है। मतलब शुक्राणु की सतह पर बाइंडीन प्रोटीन है और अंडाणु की सतह पर गैलेक्टोज है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जैसे ये दोनों होते हैं वैसे। अगर हम अंडाणु से गैलेक्टोज को हटा दें तो वो अंडाणु अपनी जाति के शुक्राणु को पहचान नहीं पाएगा, निषेचन नहीं होगा। ऐसा कहा था वाशरमैन और सेलिंग ने। तो वो भी बच्चों जाति विशिष्टता को समझाने के लिए एक प्रमाण है। बाकी आपको याद ये वाला रखना है, ताला चाबी सिद्धांत वाला। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं मानव में निषेचन की, और निषेचन के ये 5 चरण हैं। इन 5 में से एक चरण हमने डिस्कस कर लिया आज की क्लास में, युग्मकों का सन्निकटन। इसके बाद बच्चों अगली क्लास में हम बाकी चरणों को पढ़ेंगे जो निषेचन में शामिल किए जाते हैं। थैंक यू बच्चों।